नमस्ते सभी प्यारे छात्र छात्राओं। आज अपन भूगोल का जो प्रथम अध्याय अर्थात मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र उसका दो पार्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं और आज अंतिम जो उसका कुछ बचा हुआ है उसको तीसरे पार्ट में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र पार्ट 3। इसके बारे में सारी चीज़ें अपन ने पहले ही क्लियर कर चुके थे कि मानव भूगोल की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र कैसा रहा है हमेशा, वो सारी चीज़ें उस पर लगभग सारी चीज़ों में अपन ने देखा था। भूगोल के जनक, मानव भूगोल के जनक प्लस उसके कुछ सिद्धांत भी लिए थे और कुछ ने अपनी अपनी विचारधाराओं पर अलग अलग मत भी रखे थे, लेकिन कुछ समय दर समय परिवर्तन होते रहे और भूगोल एक अपने आप में स्वतंत्र विषय के रूप में अलग हुआ और अपना अस्तित्व कायम किया। उसके बाद में कुछ समय के साथ उसकी जो घटनाक्रम है उनका अपन का अध्ययन जो था वो कुछ बाकी था, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा सभी को कि प्राचीन काल यानी प्राचीन काल का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस समय वैदिक युग यानी वेदों का जो समय था उस समय के दौर को लगभग यही चला था कि कुछ जो विद्वान थे उनकी अलग धारणाएं थी और कुछ ने उसके ऊपर अलग अलग धारणाओं को रखा था। जिसमें देखिए प्राचीन काल का मतलब वैदिक काल के समय, यह काल विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रियाओं का मतलब जानते हो किसी प्रकार से ये क्रिया है, लेकिन क्या रहे अन्योन्य क्रियाएं न्यून रही थी। न्यून का मतलब जानते हो कम या छोटी, बिल्कुल जो भी एक दूसरे का अन्योन्य अन्यथा यानी एक दूसरे के साथ जो क्रियाएं थी वो बिल्कुल क्या थी, न्यून स्तर पर थी यानी बिल्कुल निम्न स्तर पर थी, तथा एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। जिसके पास में जो ज्ञान होता था वो ज्ञान भी उसका सीमित रहता था, तथा साथ ही तकनीकी भी न्यून थी, क्योंकि अपन जानते हैं कि उस समय कोई तकनीकी विकास नहीं था। आधुनिक जो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए उस समय कोई ऐसा विशेष ज्ञान नहीं था और न ही किसी प्रकार का उनमें ज़्यादा कुछ सोच विचार की शक्ति थी। अर्थात उस समय तकनीकी स्तर भी न्यून स्तर पर था तथा चारों तरफ प्रकृति का वातावरण की छाप अधिक थी, यानी जो प्रकृति प्रदत्त जो वातावरण करता था वही मानव को मान्य होता था, वही सर्वमान्य और विधि का विधान माना जाता था कि जो प्रकृति करती है वो सही करती है और प्रकृति पर किसी प्रकार से जो भी आपदाएं वगैरह आती थी तो उसका मानव को कोई पूर्वानुमान नहीं था। अर्थात प्रकृति का वातावरण की छाप अधिक थी, जो प्रकृति के साथ होता था वो लोगों के ऊपर उसको सहन करने का रहता था। साथ में कई देश ऐसे भी थे जो उस समय भी यानी प्राचीन काल के समय भारत, चीन, मिस्र, रोम, यूनान के लोग जो थे इन्होंने क्या किया, प्राचीन सभ्यताओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा है कि प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यता हुई थी, जो भी कुछ विकास हुए थे, जो अपन आज भी पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, कालीबंगा, यहाँ तक कि कई ऐसी नदी घाटी सभ्यताएं थी जिनका भी अपन ने देखा और पढ़ा कि उसमें सबसे ज़्यादा एक ही मूल उद्देश्य था कि जो प्रकृति के साथ है वो चलता था। इन सभी देशों में भी क्या था, वही सभ्यताओं का विकास हुआ था और उस समय क्या था, मूल रूप से इन सभी के साथ कौन, वेदों में सूर्य का यानी सर्वश्रेष्ठ सूर्य को देवता माना गया था और वायु को, अग्नि, जल, वर्षा आदि को प्राकृतिक तत्वों के रूप में इनको मानते थे तथा इनको भी किसके रूप में मानते थे, देव रूप के। किसके साथ मानते थे, ये देव रूप के में इनकी पूजा की जाती है। और कुछ जो था उनका विशेष मुख्य, जिसमें सूर्य को इन्होंने अपना सब कुछ माना था और सूर्य की पूजा ये करते थे, जिसमें कई सारी जगह पर आज भी देखते हैं कि सूर्य मंदिर, जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये उस प्राचीन काल की सभ्यताओं में माना जाता है। कुछ यूनानी दार्शनिक एनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति व मानव समाज को भी वर्णन किया।
कौन था? यूनानी दार्शनिक। ये कहाँ का था? यूनान से। वहाँ का एक दार्शनिक था जो कि इसने भूगोल में भी अपने कुछ सिद्धांत दिए थे, जिसका क्या नाम था? एनेक्सीमेंडर। कौन था? एनेक्सीमेंडर। इसने क्या किया? जलवायु, वनस्पति व मानव समाज का वर्णन किया। किस किस का? जलवायु परिवर्तन के बारे में इसने बताया कि समय समय पर परिवर्तन होना भी निश्चित है, और कुछ वनस्पति में अपन जानते हैं जो कि छोटी छोटी, अभी वर्षा ऋतु है, अभी दूसरी कंटीली झाड़ियाँ वगैरह इनका, तो उसी प्रकार से शीत ऋतु की झाड़ियों का, उनकी वनस्पति का वो वर्णन, साथ में ही मानव समाज और इन सभी प्रकृति की जो जलवायु है और उस वनस्पति है, इसको देखते हुए कि कौन से किस ऋतु में मानव क्या करेगा तो उसके लिए थोड़ा बहुत फायदा या उसके भरण पोषण के लिए हो सकता है, उसका भी वर्णन किया था। किसने किया था? यूनानी दार्शनिक एनेक्सीमेंडर ने। ठीक है। फिर ये प्राचीन काल की सभ्यताओं के साथ में कुल मिला के वैदिक संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रभाव था। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन, कौन सा है? मध्यकाल। प्राचीन काल के बाद में मध्यकाल, और इसमें कुछ परिवर्तन है। मध्यकाल में क्या हुआ कि लोगों ने सबसे पहले एक ज्ञान जो सीखा था वो था नौचालन। नौ का मतलब नौका, नौका मतलब क्या था? नौका या जहाज चलाने का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जहाज चलाने का ज्ञान। नौका चालन में कुशलताओं का ज्ञान, कुशलता यानी दक्ष हो गए थे, परिपूर्ण हो गए थे, निपुण हो गए थे, और उसी प्रकार से इन्होंने कुछ जो चीज़ों पर इन्होंने खास विशेष करके अध्ययन किया था उसके ऊपर काफ़ी इन्होंने जोर दिया था, और उसमें अन्वेषण का मतलब ही इन्वेस्टिगेशन, यानी किसी चीज़ को लेकर के उसके ऊपर विचार विमर्श करना और उसकी खोज करना, उसके अंतिम तत्व बिंदु तक जा करके उसकी पकड़ करना, तथा तकनीकी ज्ञान का विकास भी कौन से काल में माना गया था? मध्यकाल। उपनिवेशीकरण जानते हैं? कई देशों ने एक दूसरे देश के अंदर जाकर के अपने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, अपने व्यापार के केंद्र बिंदु स्थापित किए, जिसमें इंग्लैंड यानी यूरोपीय जितने भी देश थे उन्होंने विभिन्न देशों में, विभिन्न महाद्वीपों में जाकर के इन्होंने क्या किया? वहाँ पर अपनी उपनिवेशीकरण की शुरुआत की, जिसमें भारत भी इंग्लैंड की चपेट में आया था, और लगभग आप जानते हैं कि 200 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पर अपना व्यापार के माध्यम से आकर के राज किया और सब कुछ किया। तो वो आता है औपनिवेशीकरण, यानी अपने व्यापारिक कोठों को स्थापित करना और व्यापार करना। तथा इसी मध्यकाल में विश्व में क्या हुआ था? उस समय विश्व में ज्ञान और उसका प्रभाव बढ़ा, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आने लगी, ज्ञान का प्रभाव आने लगा, और क्या होने लगा कि ज्ञान की ओर आगे बढ़े, तथा उस ज्ञान का इन्होंने धीरे धीरे अपने कार्य क्षेत्र में अन्वेषण किया, यानी खोज की, छानबीन की, और उसका विवरण उन्होंने जिसके बारे में भी अन्वेषण किया उसका विवरण भी प्रस्तुत किया। इसके बारे में ये है, तथा प्रादेशिक विश्लेषण यानी एक दूसरे देश के साथ में भी इन्होंने उसका क्या किया?